Hello everyone, we are going to study the topic biotechnology principle and process. This is lecture 1. तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आता है अंडर अप्लाइड बायोलॉजी. व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी. तो इसके अंदर हम देखने वाले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर हमको देखने का स्ट्रैटेजी. पर अब हम ये देख क्यों रहे इसके मतलब होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में. तो इसके डिफरेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट. बट मेनली अगर बायोटेक्नोलॉजी देखा जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी अगर क्या है तो हम ऐसा बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ये वर्ड को ही देखिए, वर्ड को फोकस करने से समझ में आता है बायो मतलब क्या होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स मतलब ही क्या होता है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल. इंजीनियरिंग प्रिंसिपल the use of living organism or their enzymes for the product and process useful to humans for the welfare of human being. के लिए हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे हमको डिसायरेबल प्रोडक्ट मिलते होंगे. एक तो उनका एंजाइम, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड, सो ऑन. पर वो उस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करने के लिए हमको इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा. तो जहाँ पे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसको कहा जाएगा बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड बाय दिस डेफिनेशन. और देखिए एज सच बायोटेक्नोलॉजी इज बिन प्रैक्टिसाइज्ड बाय ह्यूमन सोसाइटी since the beginning of recorded of history activity by making baking breads, alcohol. बायोटेक्नोलॉजी एकदम ये हमारा अगर हम पहले से अगर देखते जाए, अगर हमारा हिस्ट्री देखा जाए तो हमारा इतिहास हमको पता है 5000 ईयर ओल्ड है. जो एज फार एज वो जो ब्रेड बटर घी उसके लिए हम बोल रहे थे. तो तब से हम देखते हैं कि जो बेकिंग ब्रेड है उसके बाद ब्रेविंग ऑफ अल्कोहल, ब्रेविंग ऑफ फूड क्रॉप्स और डोमेस्टिक एनिमल, तो इन सब में भी इस ब्रांच का रोल है. तो इसको और हम कैसा बोल सकते हैं, ये एक EFB है देखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एक्चुअल में वैसे अगर देखा जाए तो ये वर्ड यहाँ तब अब आया था जब 1920 में बाय लीड्स सिटी ऑफ काउंसिल इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था बायोटेक्नोलॉजी पहले बार. इसके पहले ये वर्ड नहीं था, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. ये वर्ड आया था 1920 बाय लीड्स सिटी ऑफ काउंसिल, लीड्स सिटी ऑफ काउंसिल. और उसके बाद जो ये EFB जो नीचे दिख रहा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ ब्यूरो, इनके अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोला जाएगा. तो इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिकुलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो इसको कहा जाएगा बायोटेक्नोलॉजी. वैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट डेफिनेशन है. अगर ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजी की बात करा जाए तो वहाँ पर कहा जाता है कि application of biological organism system और process for the manufacture and service industry, इसको कहा जाएगा बायोटेक्नोलॉजी. और EFB की तो डेफिनेशन आपको आगे दिख रही है. उसके बाद अगर US नेशनल फाउंडेशन अगर देखा जाए, US नेशनल जो साइंस फाउंडेशन है उनके अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी को बोला जाता है द कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और their cellular components for beneficial use. beneficial use means for mankind और अदर एनिमल भी आता है इसके अंदर. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्टडी किया जाता है. तो इसके अंदर स्टडी किया जाएगा माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस. माइक्रोब से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनका उनको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे. वाइन. उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. विट्रो का मीनिंग होता है ग्लास, ये बोला था मैं आपको, ये वर्ड याद रखिए. विट्रो का मीनिंग होता है ग्लास, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मतलब मैंने अभी बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं मतलब लैब के अंदर वर्क होगा. लैब हुई तो वहाँ पर ये सब आना ही है, ग्लास. तो विट्रो मतलब ग्लास और वीवो मतलब बॉडी. उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन. जीन का मैनिपुलेशन कैसा करना है ये भी इसके अंदर आएगा. प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन, जो वैक्सीन बनाना है वो भी इसके हेल्प से होता है. और वैक्सीन ये जो वर्ड है इसके अंदर फर्स्ट ये जो वैक का वर्ड है इसका मीनिंग होता है काउपॉक्स, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन वही आई थी और साइंटिस्ट का नाम हमको पता है एडवर्ड जेनर. वैसे कुछ कुछ वैक्सीन को ज़्यादा टाइम लगता है. पोलियो की वैक्सीन डिस्कवर होने के लिए 40 ईयर्स लगे थे. और अभी कोविड पैंडेमिक चालू है. डेट अगर देखा जाए तो डेट है 30 सितंबर. करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स. देखिए
उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, इसके ब्रांचेस कौन से हैं? तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली हम दो देखते हैं, पर यहाँ पर ट्रेडिशनल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल कल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सब इनका भी इंटीग्रेशन होता है इस ब्रांच के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में। ट्रेडिशनल जेनेटिक्स देखा जाए, जेनेटिक्स हमारा हो चुका है पहले। जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या तो हम क्या बोलते हैं, और स्टडी ऑफ जीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो इसके अंदर दो वर्ड देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, ये हमको पता है क्योंकि लास्ट प्रीवियस टॉपिक हमारा हो चुका है, प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद म्यूटेशन सिलेक्शन, ये भी पता है हमको। उसके बाद मॉलिकुलर बायोलॉजी में ये सब आएगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, डीएनए सिंथेसिस एंड कंट्रोलिंग द जीन एक्सप्रेशन। आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमको डिटेल में देखना है, जहाँ पर हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जीन थेरेपी ये क्या है, ये हमको आगे आने वाला है। न्यू एंटीबायोटिक सिंथेसिस, एंटीबायोटिक हमको पता है कि ये ऐसा मेडिसिन है, ऐसा केमिकल है जो अदर बैक्टीरिया की अदर बैक्टीरिया पैथोजन है, उनकी ग्रोथ एक तो स्टॉप तो भी करेगा या तो किल तो भी करेगा, तो उसको कहा जाएगा एंटीबायोटिक। एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है फोरेंसिक डिटेक्शन के अंदर, जहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ रहा है। उसके बाद जीन बैंकिंग, ह्यूमन जीनोम, इवोल्यूशनरी स्टडी, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखने के लिए। डीएनए सिंथेसिस, डिटेक्शन ऑफ प्रोब। अब ये प्रोब क्या रहता है, ये सब वर्ड हमको वन बाय वन जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल जीन बनाना है, जीन मैपिंग करना है, और कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन में आएगा एंटीसेंस टेक, आरएनए इंटरफेरेंस। इससे भी हम क्या करते हैं, प्लांट को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, प्लांट के जीनोम को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो उसके लिए। उसके बाद सेल कल्चर में हम देखेंगे क्लोनिंग कैसा कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद स्टेम सेल कल्चर है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग हुआ वहाँ पर एक वर्ड आया था, देखिए ये वर्ड, टोटियोपोटेंसी, एन एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट एंटायर प्लांट सेल, इसको कहा जाता है टोटियोपोटेंसी। तो ये वर्ड हो गया प्लांट के लिए। एनिमल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो जो स्टेम सेल होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, जिससे ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, तो ये भी यूज़ किया जाता है और ये इससे बनाए जा सकते हैं। सेल कल्चर में हम वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या, बायोलॉजी प्लस आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों को कंबाइन किए तो ये ब्रांच आएगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो डीएनए के बेस पे डेटा है वो डेटा बहुत लार्ज हो जाता है, उस डेटा को स्टोर करना बहुत मुश्किल जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखोगे, जहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ये प्रोजेक्ट, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। मतलब सपोज एक बुक अगर हमने बनाया, एक पेज लिया, उसके ऊपर अगर हम पूरे जो डीएनए नाइट्रोजन बेस पेयर है, अगर हम उसका सीक्वेंसिंग करने जाएंगे और इन्फॉर्मेशन निकालने जाएंगे एचजीपी में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो एक पेज के ऊपर 1000 लेटर सपोज इमेजिन किए, तो वैसे 1000 पेज का एक बुक, और उस बुक के अंदर 3300 अगर पेजेस है, तो उतना डेटा एक बुक में मतलब स्टोर नहीं हो पाएगा, तो मतलब डेटा बहुत ज़्यादा है। तो उस डेटा को कंप्यूटर में टैबुलेट करने के लिए ये ब्रांच डेवलप हुई, जिसको कहा जाएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके अंदर आएगा जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। जीनोमिक्स मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी। उसके बाद प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड ड्रग डिज़ाइन। माइक्रोआरई, ये हमको आने वाला है आगे, ये भी वर्ड पर उतना ज़्यादा नहीं आएगा। जीन एक्सप्रेशन और ड्रग डिज़ाइन। उसके बाद कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइंस। उसके बाद अगर इसके एप्लीकेशन देखेंगे बायोटेक के, एप्लीकेशन सब तरफ है, एग्री में, न्यूट्रिशन बनाने में, न्यूट्रिएंट्स बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, हेल्थ एंड मेडिसिन, डीएनए वैक्सीन अभी हमने बोला था कि वैक्सीन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स ये सब बनाने आता है। बायो वेपन लाइक एंथ्रैक्स, ये वो सब। एनवायरनमेंट, बायो रेमिडिएशन, जो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक माइक्रोब है जिसका नाम है सुडोमोनास फुटिडा, तो वो पेट्रोल को डिग्रेड कर सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन जो उनको डिग्रेड कर सकता है, जो पोल्यूशन है उसे डिग्रेड कर सकता है। अरिड के अंदर एप्लीकेशन है, मराइन में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इथिक्स एंड लॉ, तो इन सब में इनका रोल है। अब देखिए, अगर और क्या देख सकते हैं हम इस बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में मैंने अभी बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर रहे हैं और इससे हम
डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अगर इसका स्टडी किया जाए तो इसकी जो ग्रोथ है वो 2 phases में हुए। इफ वी कंसिडर दिस बायोटेक्नोलॉजी, इट्स ग्रोथ इज हैपन इन 2 stages। इन 2 stages, एक रहेगा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक रहेगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इन टू स्टेजेस या 2 phases बोल सकता हूँ, 2 stages और 2 phases। और वो फेज है, एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, ओल्ड, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बायोटेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सालों से यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मीन्स दिस द टेक्निक विच इज यूज्ड सिंस many centuries, hence the name is given traditional biotechnology. And if we see what are the examples of this traditional biotechnology, so curd, vinegar, bread, alcohol, these are the application of this traditional biotechnology. So they are produced by this biotechnology, traditional biotechnology. And in Indian Ayurveda, if we talk about Indian Ayurveda, इस वर्ड का मीनिंग ही होता है, देखो, लाइफ, आयु मतलब लाइफ, आयुर्वेदा। तो जो प्रोडक्शन ऑफ अश्व है, अर्सिता है, तो ये भी डन हुआ है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। द प्रोडक्शन ऑफ अश्व या अश्व ऑफ, ये प्रोडक्शन ऑफ अश्व बोलेंगे। या दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बोला था आपको, अरिस्ता एक्सेट्रा, ये भी जो प्रोड्यूस हुआ था ये भी हुआ थ्रू ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल दिस ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एन आर्ट रादर दैन साइंस एक्चुअली। आगे की स्लाइड में दिखेगा ये आपको। और उसके बाद अगर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, मॉडर्न मतलब न्यू, एडवांस्ड, अभी जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसमें अगर देखेंगे तो व्हेन हाईली न्यू एंड यूजफुल ट्रेट ऑफ द क्रॉप variants and animal breed are created with the help of genetic engineering, then it is called as modern biotechnology। तो यहाँ पर हम क्या करें कि हाईली न्यू, आगे डिफरेंस बोलूँगा इसके अंदर का, दोनों के अंदर का, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बोलूँगा आगे मैं। तो यहाँ पर हाईली न्यू एंड यूजफुल trait means character, useful trait in crop varieties, and animal breeds, दोनों भी आ गया, देखिए, प्लांट भी और एनिमल भी। एनिमल ब्रीड क्रिएटेड बाय, क्या यूज करें हम, क्रिएटेड बाय, और विद द हेल्प ऑफ, क्रिएटेड बाय विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाते हैं हम। क्रिएटेड बाय बोलेंगे यार, यहाँ पर ऐसा ही बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसको कहा जाएगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग 1970, इट वाज डेवलप ड्यूरिंग 1970। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या बोलेंगे आप, टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर इसके अंदर देखा जाए, क्या देख रहे थे हम, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, क्या लिखा था पीछे जो लिखा था वो याद है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखी थी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या बोले हम यहाँ पर, व्हेन हाईली न्यू, जब हाईली न्यू यूजफुल ट्रेट क्रॉप वैरायटी के अंदर और एनिमल ब्रीड के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसको कहा जाएगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर ये कब डेवलप हुआ था, तो मैंने बोला इट वाज डेवलप ड्यूरिंग 1970। उसके बाद इसके अगर हम एग्जाम्पल अगर देखें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब ही IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इससे क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस, टेस्ट ट्यूब बेबी।
तो ये कैसे सिंथेसाइज करेंगे पता है, सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन एंड ऑल पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर डीएनए वैक्सीन भी आता है, जो डीएनए वैक्सीन सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये आएगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। डिफरेंस के लिए देखिए मैंने स्लाइड आगे दिया है तो समझ में आ जाता है। मॉडर्न बायोटेक, ये जो पहले ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोला था, उसके बाद मॉडर्न बोला था। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर और ब्रीडिंग आएगा। ट्रेट वेरिएशन एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पेसिस, फार्मर सिलेक्ट द बेस्ट वन और उसको ब्रीड किया जाता था। और सेम एनिमल के लिए भी होता था, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है डॉग। उसके बाद फूड, टेकिंग वन टाइप ऑफ फूड एंड यूजिंग द एंजाइम टू ट्रांसफॉर्म इट द अनदर, मिल्क टू चीज सो ऑन। उसके बाद देखिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, अभी बोला मैंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे थे, हाईली न्यू यूजफुल ट्रेड प्रोड्यूस कर रहे थे, क्रॉप के वैरायटी में भी और प्लांट के वैरायटी में भी, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर ये सब आएगा, सेल फ्यूजन, ट्रांसफैक्शन। ट्रांसफैक्शन मतलब क्या, देखो जीनोम में चेंज कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, उसके जीन को भी अल्टर करेगा, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रांसफैक्शन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हमको आगे आएगा जहाँ पर हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखेंगे आगे, तो वहाँ पर आपको ये टर्म आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक स्ट्रेन का कन्वर्शन दूसरे स्ट्रेन में होना। स्ट्रेन मतलब एक माइक्रोबिक कल्चर। जैसे देखो आप और आपका फ्रेंड है, आपके थॉट्स बहुत अच्छे और आपका फ्रेंड के थॉट्स उतने अच्छे नहीं, पर वो आपके साथ रह रहकर उसके थॉट्स अच्छे हो गए, चेंज हो गए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसे माइक्रो में भी होगा जीन की वजह से। उसके बाद कॉन्जुगेशन, ये बैक्टीरिया में होता है जीन ट्रांसफर कॉन्जुगेशन। एग्रो इन्फेक्शन मतलब प्लांट्स के अंदर। जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन विट्रो मैनिपुलेटेड डीएनए एंड आरएनए बढ़ाना। तो ये सब आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल थेरेपी, क्लोनिंग, ये याद कीजिएगा, ये आपको इजी जाएगा। डिजाइनर ड्रग्स, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जीन थेरेपी, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पर डिफरेंस दिया है दोनों में, तो ये आप रीड कर सकते हो और याद रख सकते हैं। ट्रेडिशनल बोले तो मैंने बोला मेनी सेंचुरी से जो पहले से आ रहा है, चला आ रहा है, दैट इज ट्रेडिशनल। और न्यूली डिस्कवर्ड जो है वो अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये अभी मैंने बोला ये 1970 के बाद डेवलप हुआ है। तो रेफर टू अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स एंड मॉडिफाइड फूड अदर दैन द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन यूज। और यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब, अलग अलग माइक्रोब है, ट्रिमेंडस काइंड के माइक्रोब है, और हर माइक्रोब में कुछ यूनिक फीचर रह सकता है, तो उसका वो यूनिक फीचर हमारे लिए यूजफुल है, तो उससे हम वैसी चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बोला था, इधर के भी एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारा, ब्रीडिंग एनिमल ये सब बनाना, चीज़, योगर्ट, उसके बाद ब्रेड, बियर, वाइन, ये सब। और इधर देखा मैंने बोला आपको कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन मेनी एरियाज सच एज फूड, एग्री, फॉरेस्ट्री, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, मिनरल एंड इंडस्ट्री प्रोसेस। तो ये, और फोर्थ एप्लीकेशन में दिया है involve the use of natural organism to create the modify food and other useful product। और इधर अगर देखें तो involves the manipulation of genes in the living tissue in a controlled environment। controlled environment मतलब लैब के अंदर, प्रोसेस एक्सप्लेन किया मैंने। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है जो इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक का मीनिंग अभी मैंने बोला, इंजीनियरिंग का मीनिंग होता है टेक्नोलॉजी यूज करना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करेंगे हम, जीन द आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जिसके कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टर है, तो उसका वो जीन जो एक पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, वो जीन हम आइसोलेट कर सकते हैं और उसको बैक्टीरिया में डालकर और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आएगा इसके अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग आइसोलेट अ जीन from an organism that has a feature they want to impart to a plant। सिंगल जीन इज आइसोलेटेड एंड मॉडिफाइड, पहले आइसोलेट करने का, सेपरेट करने का, फिर बाद में उसको मॉडिफाई करना है। कॉपीज ऑफ द जीन आर इंसर्टेड इनटू अ प्लांट टू इंट्रोड्यूस एंड टू ग्रो। अब देखिए वैसा क्या, ये एक सेल थी, इस सेल में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल रहेगा जिसको आइसोलेट किया और टारगेट के अंदर डाला, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको प्लांट के अंदर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। मोस्टली यहाँ पर जो माइक्रोब यूज किया जाता है वो रहता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासियम। उसको जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट बोला जाता है।
तो अब क्या होगा इस प्लांट के अंदर, देखो पहले जो जीन नहीं थे उसके अंदर जीन्स डाल के इसके जीनोम के अंदर मॉडिफिकेशन किया, किसके अंदर, प्लांट के जीनोम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमने माइक्रोब के अंदर डिसायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करके इसके अंदर डाला है। तो प्लांट विथ न्यू ट्रेड, अल्टरिंग और मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स जीन सो दैट इट्स फीचर कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर, ये सब चेंज हो रहा है, फीचर कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ये चेंज हो गया जीन की वजह से, क्योंकि जीनोटाइप है तभी तो फिनोटाइप आएगा, तो ये रहेगा। तो उसके पहले देख लीजिए अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या बोला वो एक बार और बोल देता हूँ तो आपको याद रहेगा। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ये हो चुका है, पर थोड़ा अगर बोलूँगा तो और याद रहेगा कि इसके अंदर क्या करें हम, चेंजिंग कहाँ पर चेंज कर रहे हैं हम, वी आर चेंजिंग द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब डीएनए के अंदर हम चेंज ला रहे हैं, तो ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, केमिस्ट्री ऑफ डीएनए मतलब ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, टू इंट्रोड्यूस इन host organism and thus alter the phenotype, पहले जीनोटाइप में चेंज करेंगे जिसकी वजह से फिनोटाइप में चेंज होगा, अल्टर द फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से जो दिख रहा है, जैसे हमारे मन में चेंजेस आए तो बाहर सब चेंजेस होंगे, और अंदर ही चेंज नहीं होगा बाहर नहीं होगा, पर अंदर भी चेंज होने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, तो डीएनए के अंदर अगर हम चेंजेस कर रहे हैं इस टेक्निक से तो फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसको कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये याद रखने का। और टू मेंटेन द माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री सराउंडिंग द केमिकल इंजीनियरिंग ड्यू टू सच अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस ओनली डिजायर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड इन द लार्ज नंबर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज जो एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, ये जो सब प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमको स्टराइल कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्टराइल कंडीशन मतलब ये असेप्टिक कंडीशन, तो जहाँ पर भी अगर सपोज हमारे पास ये फर्मेंटर है, हमको एक प्रोडक्ट तैयार करना है, इसके अंदर हमको सपोज एक पर्टिकुलर माइक्रोब चाहिए, दूसरे नहीं चाहिए, तो ये भी हम कर सकते हैं, माइक्रोब वहाँ पर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। अगर इसका कंसेप्ट देखा जाए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो combining the DNA from different existing organisms like plant, animals, bacteria, etc. It result into the modified organism with combination of trait from parents, and sharing of DNA information occur naturally through the sexual reproduction and has been exploited in plants and animal breeding for number of years। तो ये हम कर सकते हैं, तो इसके लिए काम को आएगा। तो जो प्रोडक्ट इसके अंदर मिलता है हमको वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहेगा और इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाएगा। तो अब ये देखना है इसके अंदर क्या क्या हुआ था। देखिए तो जो कल्चरिंग करें हम डीएनए का, ये पॉसिबल हुआ था विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। अभी हमने क्या बोला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करें, यहाँ पर सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर कुछ डिजायरेबल चीज़ है। एक एग्जाम्पल से बोलूँगा, सपोज ये एनिमल है, कोई हॉर्स है सपोज, वैसे तो कैटल से क्या करते हैं, इंसुलिन पहले सिंथेसाइज किया जाता है, सपोज हॉर्स है, इसके अंदर ये जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। तो अब ये जीन क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो जीन है यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्लाज्मिड को कट करके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उससे वो प्रोडक्ट तैयार करेंगे। बट एक्चुअल में ये बहुत कॉस्टली गिरता है कैटल से इंसुलिन बनाना, इसलिए डायरेक्ट बैक्टीरिया में क्या किए वाले जीन ऐसे इंट्रोड्यूस किए कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है और जो काम को आएगा। और सबसे ज़्यादा स्टडीड बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो वो है ई कोलाई। तो अब हमको टूल्स क्या लगता है इस टेक्नोलॉजी में, देखिए डीएनए कट करने के लिए इन सब के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। डीएनए को कट करने के लिए डीएनए कटिंग,
डीएनए को अगर हमको कट करना है तो कटिंग जो करते हैं हम डीएनए का, वो पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ वन एंजाइम। जो एंजाइम था उसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। डीएनए हमको पता है डबल स्ट्रैंड है, और इसके अंदर हमको यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस के बिटवीन जो बॉन्डिंग दिख रही है हमको, ये बॉन्डिंग है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 3 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं ये क्या करते हैं, डीएनए को एक तो अंदर से ब्रेक कर सकते हैं या तो उनके एंड से ब्रेक कर सकते हैं। एंड मतलब कौन से हो गए, ये 5 डैश, ये 3 डैश, इसको 5 टर्मिनस 5 डैश और 5 एंड बोलेंगे, और इधर रहेगा 3 टर्मिनस, यहाँ पर रहेगा 5 टर्मिनस, पोलैरिटी दिखाते हैं। तो हम क्या करें, एक ऑर्गेनिज्म में से डीएनए कट करके उसको बैक्टीरिया में डालकर एम्पलीफाई करना, उसको मल्टीप्लाई करना, मैनिपुलेट करना। तो पहले उसको कट तो करना पड़ेगा। कट करने के लिए हम इसको यूज करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल, स्कैल्पेल या मॉलिक्यूलर नाइफ्स, ये इसके नाम है। ये तो काम क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, टू कट द डीएनए। पर ये अलग अलग रहेगा, देखिए एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है, दो टाइप के रहते हैं। आगे रोल बताऊंगा, मतलब एक बाहर से कट करता है, एक अंदर से कट करता है यहाँ पर, तो ये याद रखने का। और क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको कहा जाता है ओराई साइट। ओराई बोलता हूँ क्या रहता है उसका मीनिंग, देखिए इन क्रोमोसोम, इफ वी सी इन द क्रोमोसोम देर इज वन साइट कॉल्ड एज ओराई साइट। ओराई का मीनिंग होता है ओरिजिन, ओराई साइट, और इसको क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन विच इनिशिएट्स द रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, या इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन। कहाँ पर होता है, यस फेस। सो देयरफॉर फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ एनी फॉरेन डीएनए इन द ऑर्गेनिज्म इट शुड बी लिंक्ड टू द ओराई साइट। तो बाहर से अगर मैंने अभी बोला कि ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर है प्लाज्मिड, तो इस प्लाज्मिड में भी ओराई साइट आता है। तो बाहर से हम अगर कोई डीएनए डाल रहे हैं, दिस इज फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, टूवर्ड द ओराई साइट। ओराई का मीनिंग मैंने बोला ओरिजिन, ऐड करते ही मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होने के लिए काम को आएगा। तो ये उसके बाद जब इसके अंदर ये एलियन डीएनए डाल दिया और ये मल्टीप्लाई हो गया, तब इसके क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होंगे। ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करेंगे हम बैक्टीरिया में डालेंगे, इसको फिर हम न्यूट्रिएंट मीडिया में रखेंगे। तो न्यूट्रिएंट मीडिया में रखने के बाद सपोज ये 1 माइक्रोब है, तो इसके कितने हो गए, 100, 1000 सो ऑन, ये नंबर बढ़ते जाएगा, और सेम टाइप की कॉपीज प्रोड्यूस हो गए। तो इसको क्या कहा जाएगा, जीन क्लोनिंग, क्योंकि सेम टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और इसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये लगेगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, तो यहाँ पर नाम याद रखिए मैंने आपको क्या क्या बोला, ये सब टूल्स है जो आगे काम को आने वाले हैं। यहाँ पर शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आगे और बोलने का मुझे। एक तो लगा हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका काम क्या था, डीएनए को कट करना, इसको क्या बोला था मैंने, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर नाइफ और स्कैल्पेल। उसके बाद क्या देखा हमने यहाँ पर, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में होता है यहाँ पर, ये आपका क्लास 11th में भी होगा, हो गया होगा। प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजन भी कहा जाता है इनको। तो बिसाइड बैक्टीरिया के अंदर मेन जो उनका क्रोमोसोम होता है, जिसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड जो नाम बोलते हैं, तो उसके बिसाइड ये भी रहता है जिसके अंदर डीएनए के सीक्वेंस है। और ये इस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए उतना इसेंशियल नहीं है, और इस डीएनए का पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसा ये रहेगा प्लाज्मिड। तो ये याद रखने का है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking the genes encoding antibiotic resistance with a native plasmid। और प्लाज्मिड मतलब अभी मैंने बोला आपको कि ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होता है, ऑटोनॉमसली
रेप्लिकेटिंग, खुद का खुद रेप्लिकेट होता है, इसको बोलना नहीं पड़ता जाके तू रेप्लिकेशन कर बोल के, ऑटोमेटिकली होगा। एंड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ साल्मोनेला टाइप बी। तो ये याद रखिए। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलने वाले हैं, तो उसके लिए ये कंसेप्ट याद रखिए कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब मैंने आपको बोला कि जिसके अंदर पहले एक ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर पहले खुद का डीएनए था, पर हम उसके अंदर कट करके न्यू चीज़ बिठाए। जैसे सपोज ये मेरा शर्ट है रेड कलर का, अब मैंने यहाँ का पॉकेट कट कर दिया और यहाँ पर येलो कलर का चिपका दिया, तो शर्ट क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐड हो गया। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, first construction of recombinant DNA in organism was possible due to plasmid, was possible due to plasmid। और प्लाज्मिड क्या रहता है ये मैंने बोला था, पर ये प्लाज्मिड किसका था ये याद रखिए, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफोमोरियम, साल्मोनेला टाइफोमोरियम। इस माइक्रोब का नाम याद रखिए, इसका नाम आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफोमोरियम, क्योंकि इससे फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये नाम आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफोमोरियम। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हुआ था, इसके अंदर और कौन से साइंटिस्ट का नाम है, नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, तो ये नाम याद रखिए, स्टैनली कोन एंड हर्बर्ट बॉयर, स्टैनली कोन एंड हर्बर्ट बॉयर। अकम्पलिश्ड ये जो टेक्निक थी कब? इन 1972। अभी देखो 1970 कहाँ पर ये वर्ड आया, अभी तक मैंने आपको 3 इयर्स बोला। एक 1920 जब लीड सिटी ऑफ काउंसिल ने वर्ड यूज़ किया था बायोटेक्नोलॉजी, 1970 में क्या हुआ था, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, और 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट हुआ था बाय दीज टू साइंटिस्ट, स्टैनली कोन एंड हर्बर्ट बॉयर, बाय आइसोलेटिंग the antibiotic resistance gene, by antibiotic resistance gene, antibiotic by antibiotic resistance gene, by cutting out, क्या कट करना पड़ेगा? डीएनए को, by cutting out a piece of DNA, a piece of DNA, by cutting out a piece of DNA, piece of DNA अटैच टू इट। जो डीएनए का हम क्या करेंगे, जो पीस है वो निकालना पड़ेगा, पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड, which is responsible for conferring antibiotic resistance, which is responsible for conferring antibiotic resistance। तो आपको ये याद रखना है, रेजिस्टेंस जी, तो ये याद रखिए जो यहाँ पर आता है। उसके बाद देखिए जो एंटीबायोटिक जीन हमने निकाला, तो ये भी याद रखना है, द प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल्स एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। वेक्टर किसको बोलते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जीन लेकर जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब इसको किसके अंदर डाल रहे हैं हम? बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। तो प्लाज्मिड क्या कर रहा है, इस जीन को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से अपने अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब ये क्या हो गया? वेक्टर। तो जो प्लाज्मिड है इनको कहा जाएगा वेक्टर, प्लाज्मिड, BAC, YC, सो ऑन होता है। ये नाम सुने होगा आपने, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फेगेमिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड, तो ये सब जो है वो वेक्टर है। आगे मैं 1 बाय 1 बोलूँगा।
वेक्टर मतलब जैसे आपको समझ में आता है, देखो मॉस्किटो वेक्टर ये जिसकी वजह से हमको मलेरिया होता है। तो लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लीकेज। तो ये एंजाइम के नाम याद रखना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा, और जो कट किया ये देखिए, ये डीएनए का सीक्वेंस कट करके लाया वाला ऑर्गेनिज्म में से। कट करने के लिए कौन लगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये जो प्लाज्मिड था पहले ऐसा था, इस तरह से। तो अब इसको भी कट करने के लिए क्या लगेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पर ये जो फॉरेन डीएनए जो निकाला हमने, एलियन डीएनए, ये यहाँ पर फिक्स करने के लिए, अलग कलर से बताता हूँ मतलब समझ में आएगा आपको। ये था फॉरेन डीएनए सपोज। जब इसको हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में यहाँ पर लगाएंगे हम ऐसे, तो इसको लगाने के लिए क्या लगेगा हमको? डीएनए लिगेस और लाइगेस बोलेंगे। लिगा का मीनिंग ही होता है टू कनेक्ट, आपको वर्ड आता है लिगामेंट। तो डीएनए लिगेस, इसको ही हम मॉलिकुलर ग्लू बोल सकते हैं या ग्लू बोल सकते हैं। ग्लू, मॉलिकुलर ग्लू। ग्लू मतलब चिपकाने वाला, कट करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और चिपकाने वाला होता है दिस डीएनए लिगेस। तो ये डिफरेंस रहेगा। और इसके पहले देखो, जहाँ पर मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला ना, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये बैक्टीरिया इसलिए प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए प्रोड्यूस करता है कि इनके ऊपर कोई अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अटैक ना करे। क्योंकि अगर उसको वायरस, बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है, तो कोई अगर अटैक करने को आ रहा है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को वो हार्म पहुंचाएंगे और खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है, सो दैट उनको कोई अटैक ना कर सके। पर उसी एंजाइम को हम क्या कर सकते हैं? डीएनए को कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस होगा। देखो ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और चिमेरिक डीएनए या हाइब्रिड डीएनए, ये ऐसा बोल सकते हैं। और इस डीएनए को क्या करेंगे हम? जो हाइब्रिड डीएनए प्रोड्यूस हुआ इसी को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे। आगे और बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद जो यहाँ पर बोला, when this DNA is transferred to E. coli, a bacterium closely attached to Salmonella, it could replicate by using the host DNA polymerase enzyme and make its multiple copies. And the ability of copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli. तो ये याद रखने का। इसलिए यहाँ पर 3 बेसिक स्टेप होता है। कौन कौन से? कि डीएनए का आइसोलेट करता है डिजायरेबल जीन के लिए, उसके बाद वो आइडेंटिफाइड डीएनए क्या करना पड़ेगा हमको? होस्ट में डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोटीन। कैसा होता है देखिए, आगे दिखाऊंगा यहाँ पर। देखिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये बोला था मैंने आपको। यहाँ पर देखिए बेसिक स्टेप्स इन द मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के जीन में मॉडिफिकेशन किया तो क्या होगा? फिनोटाइप चेंज होगा उसका। तो इसके लिए क्या करना है हमको? वन बाय वन। सबसे पहले दिस वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए आइडेंटिफाई कर रहा है? ऐसा डीएनए जो यूजफुल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल कैरेक्टर, यूजफुल कैरेक्टर, जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर होंगे, वैसा जीन हमको आइसोलेट करना है फ्रॉम एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब वो जीन क्या करना है? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट कौन हो गया? ये समझ में आएगा देखो। और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एंड डिजायरेबल जीन। पहले ऐसा होता था, मतलब कोई जीन हम यूज करे तो डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों कैरेक्टर आते थे। पर अब हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमको जो डिजायरेबल जीन चाहिए सिर्फ वही चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए ये सब दिख रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ये है बैक्टीरियल डीएनए और ये है प्लाज्मिड। तो अब इस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला और उसके अंदर क्या किया हमने? फॉरेन डीएनए ऐड किया। फॉरेन डीएनए को हम बोलेंगे एलियन डीएनए। सपोज ये जीन है, इसको हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं याद रखें। इसको हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसको बोलेंगे एलियन डीएनए क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, या तो इसको क्या कहेंगे? फॉरेन डीएनए, फॉरेन, FORGIE, फॉरेन डीएनए।
और ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर होस्ट है जिसके अंदर हम डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सा, एलियन डीएनए, या तो इसको जीन टैक्सी भी कहा जाता है, जीन टैक्सी, क्योंकि इसके अंदर हम फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं। इसलिए इस फॉरेन डीएनए को और एक वर्ड आएगा, पैसेंजर डीएनए बोल सकते हैं हम इसको, पैसेंजर डीएनए, क्योंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मिड में डालें। तो इस प्लाज्मिड को यहाँ से कट करने के लिए, इसको कट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये इसको कट करेगा। कट करने के बाद हम इसके अंदर फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं, फिर वापस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर डालने के बाद ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या इसको ही क्या बोलेंगे आप, हाइब्रिड प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और हाइब्रिड प्लाज्मिड, या इसका और एक वर्ड आता है चिमेरिक डीएनए। चिमेरा का मीनिंग होता है हाइब्रिड। एक्चुअल में ये वर्ड चाइना में यूज़ किया गया था। चिमेरा मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको 3 डिफरेंट एनिमल के पार्ट है। जैसे आप वो इजिप्ट में स्फिंक्स होता है ना, उसको देखो, कुछ लॉयन का बॉडी और फेस ह्यूमन का ऐसा कुछ है, तो वैसा। तो ये जो चिमेरा, इसके अंदर 3 ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, और ऑर्गेनिज्म वन बना है, तो उसको कहा जाता है चिमेरिक, हाइब्रिड, जो प्योर नहीं है, तो वैसा। तो यहाँ पर वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट। एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर, उसी को ला रहे हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए विद द होस्ट and transfer the DNA to its progeny. And a piece of alien DNA has no sequence called origin of replication needed for starting the replication. ये मैंने आपको बोला, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से क्या होगा, इसका कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा मतलब यहाँ पर हमने बिठाया फॉरेन, तो यहाँ पर आएगा इसका ORI साइट, उसके बाद इसका रेप्लिकेशन होगा और क्लोनिंग होगी। ये इन दोनों के नाम याद रखना, स्टैनली कोन और हर्बर्ट बॉयर। अभी मैंने बोला था प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट, इसी को कहा जाएगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दीज 2 साइंटिस्ट, isolated antibiotic resistant gene piece from the plasmid of Salmonella typhimurium or with the plasmid vector and transferred into the E. coli. As a result, the gene was expressed and multiplied in E. coli. ये Salmonella typhimurium, टाइफाइड करता है ये बैक्टीरिया। टूल्स कौन से यूज किए थे यहाँ पर, तो टूल्स के नाम मैंने आपको बोला है, तो भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये सीजर दिख रहा है, मतलब कौन है ये, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर सीजर, स्कैल्पेल, नाइस, तो ये सब नाम याद रखना, मॉलिक्यूलर सीजर, स्कैल्पेल, और मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल और मॉलिक्यूलर नाइस, तो ये याद रखिए। ये हो गया। अब ये हो गया वेक्टर है हमारा, यहाँ पर ये वेक्टर दिखा है PBR322, PBR322, तो ये उस वेक्टर का नाम है। आगे सब मैं बोलूँगा ये क्या रहता है पूरी तरह से। तो इस वेक्टर में यहाँ पर देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट दिख रही है, तो इस जगह पर हम उसको ऐड करेंगे फॉरेन डीएनए को, और वो मल्टीप्लाई होगा और सेल ट्रांसफॉर्म होगी, और ये हो रहा है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट मतलब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बैक्टीरिया था, इसमें प्लाज्मिड था, इसको हम बाहर निकाले, यहाँ पर हमने फॉरेन डीएनए डाला, अब इसको बैक्टीरिया में वापस डालना पड़ेगा। तो इस हाइब्रिड डीएनए को, जहाँ पर हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए या चिमेरिक डीएनए, ये जब हम इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है, कॉम्पिटेंट होस्ट। और इसको डालने के लिए भी 4 डिफरेंट मेथड रहते हैं। So these enzyme which cut the DNA at specific site into the fragment, and these belong to a class of enzyme called as nuclease। तो ये कट करते हैं, जैसे यहाँ पर सीक्वेंस दिख रहा है 5' to 3', तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाएगा मॉलिक्यूलर सीजर, जो डीएनए के पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को कट करेगा। तो इन 1963 2 enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One enzyme added methyl group to the DNA
and other restriction endonuclease to cut, and more than 900, ये word याद रखिए, 900 restriction enzymes have been isolated from 230 strains of bacteria. strains of bacteria मतलब कल्चर उनके, तो ये क्लीवेज करते हैं, कट करते हैं, ये एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोराई। और यहाँ पर प्रोड्यूस हुए स्टिकी एंड, एक तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा या तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होगा, डिपेंडिंग ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क कर रहा है या एक्सोन्यूक्लियस। तो एक में स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा, एक में ब्लंट एंड प्रोड्यूस होगा, आगे बोलूँगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो अभी बोले कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। इनको नाम कैसा दिया जाता है? तो अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा है कि डीएनए को कट करने के लिए ये एंजाइम यूज हुआ था, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम था ई कोराई। तो यहाँ पर ई का मीनिंग क्या होता है? ये ई उस बैक्टीरिया का पहला वर्ड है, मतलब जीनस का वर्ड है, क्योंकि उस बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। ई हो गया जीनस, ये कोला हो गया स्पीसीज, तो जीनस का फर्स्ट वर्ड लिया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस। उसके बाद आने वाले ये जो नेक्स्ट टू वर्ड रहता है सी और ओ, मतलब ये सी और ओ, ये वर्ड किसके? स्पेसीज। तो टू वर्ड यूज करेंगे स्पेसीज के। उसके बाद आर जो रहता है ये रहता है स्ट्रेन का नंबर, स्ट्रेन। और स्ट्रेन मतलब मैंने आपको बोला है कि पर्टिकुलर कल्चर, कल्चर ऑफ दैट बैक्टीरिया। अब बोलोगे कल्चर ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेन क्या रहता है? जैसे देखो एक फैमिली में एक फादर और एक मदर है, दोनों हैं। अब इनके दो चाइल्ड है, सपोज एक्स और वाई, दो चाइल्ड है सपोज, मैंने नेम दिया ऐसे ही एक्स वाई या ए भी नाम लिखे, आबारा बाबरा। तो ये जो दो बच्चे, इसमें सपोज एक बहुत अच्छा है, पढ़ाई करता, मस्ती नहीं करता, बराबर सब कुछ सही करता, और दूसरा पढ़ाई छोड़कर बाकी सब करता, कुछ भी सही काम नहीं करता। तो मतलब देखिए है तो एक ही पेरेंट के दो बच्चे, पर दोनों डिफरेंट हैं। वैसे एक बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन रह सकते हैं, मतलब कुछ पैथोजेनिक रहेंगे, कुछ नॉन पैथोजेनिक रहेंगे, कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो उनको कहा जाता है स्ट्रेन। तो ये रहेगा स्ट्रेन। और ये है फोर्थ, जिसके अंदर रोमन नंबर बोलेंगे, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम आर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको कहा जाएगा ऑर्डर, मतलब ये फर्स्ट लिखा है। ऐसे अगर 2 लिखा तो सपोज सेकंड ऑर्डर में डिस्कवर हुआ, तो ऐसा रहेगा। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, second two letter indicate the species of prokaryotic cell from where this isolated, and E. coli comes from the E. coli R13. Exonuclease, they remove the nucleotide from the ends of DNA. ends of DNA मतलब मैंने आपको बोला ये जो 5' और ये जो 3' एंड रहता है, ये हो गया एंड्स। तो वहाँ से अगर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करा तो उसको कहा जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो का मीनिंग होता है आउट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वहाँ से। और एएससी मतलब एंजाइम, एंजाइम का काम रहता है कट करना, जैसे वीडियो कट, पेस्ट, ट्रिमिंग, ये वो सब होता है, वैसा ही काम है पूरा यहाँ पर। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस, एंडो मीन्स इनसाइड, कट फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, विद इन डीएनए इसलिए ये नाम यूज किया एंडोन्यूक्लियस। सो दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए एंड कट द 2 स्ट्रैंड एट द स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे यहाँ पर कट हो रहा है। तो ये रहेगा। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो था HIND सेकंड, तो ये नाम याद रखना। एंड इट कट्स द डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, और इसको कहा जाएगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HIND2। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऐसे कट करेंगे, ये डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है देखिए, और हर एक एंजाइम डीएनए को कट करेगा एक पर्टिकुलर पार्ट्स। वैसे पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं जहाँ से ये कट कर, उसको कहा जाएगा पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम मतलब ऐसा वर्ड जहाँ से दोनों सेम रहते हैं। जैसे अगर मैं ये वर्ड लिखूँ जो, हाँ जो, ये मैंने हिंदी में लिखा है, अब देखिए इसके दोनों साइड को सेम वर्ड है, मलयालम वर्ड लिखे तो वैसे, तो वहाँ से ये कट करता है प्रोड्यूस। अब देखिए ALU1 HAE थर्ड प्रोड्यूस द ब्लंट एंड, और बाकी ये जो 3 एंजाइम दिख रहे हैं ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो ये पता होना चाहिए कैसे वो कट कर रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको कहा जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड द सेम 2 स्ट्रैंड इन 5' to 3' और 3' to 5', मतलब दोनों साइड से सेम होना चाहिए। तो वैसा
जैसे वर्ड मलयालम है तो वो याद रखें, मलयालम, मलयालम। सपोज यहाँ पर ए लिखा है, यम ए एल ए, इधर भी यम ए एल ए, यस एल ए वाई, इसके बाद ए एल ए एम। तो इधर से रीड किया क्या, इधर से रीड किया क्या, दोनों साइड से वर्ड देखिए सेम है और बीच में ये वर्ड है, तो इसको कहा जाता है पैलिंड्रोम। तो restriction enzyme cut the strand little away from the center of palindrome site, but between the same two bases on the opposite strand, and this leaves the single stranded overhanging structure. कट करने के बाद ये हैंग होता है, तो वैसे वो दिखेंगे स्टिकी एंड्स, मतलब चिपकने जैसे, इसलिए उनको वर्ड बोला स्टिकी एंड्स, ये नाम दिया। तो यहाँ पर दिख रहे स्टिकी एंड्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड्स within their complementary cut counterpart. This thickness facilitates the action of DNA ligase. लिगेज क्या करेगा वहाँ पर, लिगेज वहाँ पर सेपरेट करने के लिए काम को आता है, तो ये वर्क रहेगा उसका डीएनए लिगेज का। डीएनए लिगेज को मैंने आपको बोला, इसका क्या बोलेंगे हम डीएनए लिगेज को, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू। तो ये वर्ड याद रखना है। When cut the same restriction enzyme, the DNA fragments have same kind of sticky end, और इसको कहा जाएगा डीएनए लिगेज। फिर ये समझ में आ रहा है, देखिए ये फॉरेन डीएनए, ये है वेक्टर प्लाज्मिड, इसको हमने कट किया विद हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर इस फॉरेन डीएनए को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो लगाने के लिए इसको ज्वाइन करने के लिए किसको यूज़ करें हम, इसको लिगेज, डीएनए लिगेज। और उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया में डालेंगे, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके क्लोन्स, जिनको कहा जाएगा जेनेटिक क्लोन्स। तो क्लोनिंग होगा यहाँ पर। तो क्लोनिंग वेक्टर बहुत सारे, जिसके अंदर प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, बीएसी, वाईसी, उसके बाद कॉस्मिड, पेगमिड, ये सब बहुत सारे आते हैं। तो ये सब यहाँ पर दिख रहा है, ये बैक्टीरियल डीएनए और ये है प्लाज्मिड, ये है बैक्टीरियोफाज मीन्स बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। तो इसको भी यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर। तो प्लाज्मिड का मैंने आपको बोला है, प्लाज्मिड आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, एंड सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल, बट अदर हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर अगर देखें तो 1 to 2 कॉपीज भी रह सकते हैं, या तो 50 to 100 भी कॉपीज रह सकते हैं, 15 to 100। बैक्टीरियोफाज वायरस है, तो इनका हाई कॉपी नंबर रहेगा ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। Cloning vector, when the cloning vector are multiplied in the host, the linked species of DNA is also multiplied to the number equal to the copy number of vector। तो ये भी याद रखने का। अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट है, ये वेक्टर हमको देखने का नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से क्लोनिंग वेक्टर कौन सा आएगा, और इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ तक इतना कर लीजिएगा, आप रीड कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन और नोट्स।